साथियों, आज कमाल हो गया। कल ही हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का पहरेदार एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो राजनीतिक पार्टियों को जमीन दिखा देगा, उनको धरातल पर फैली असल समस्याओं पर राजनीति केंद्रित करना सिखा देगा। अगर इस देश में झूठ और धार्मिक उन्माद की राजनीति खत्म हो गई तो सिर्फ विकास के अलावा चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा दिखेगा नहीं। और जब विकास के इर्द गिर्द ही सारी राजनीतिक पार्टियां अपना सियासी ताना बाना बुनेंगी तो कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, भला जनता का सकारात्मक रूप में होगा। कुर्सी पर बैठने वाले अगर अपनी विकास की राजनीति में फिसड्डी साबित होते हैं तो सत्ता बदलकर सिर्फ उसी पार्टी को जाएगी जो ये विश्वास दिला सके कि हम देश का आर्थिक विकास करेंगे, महंगाई पर नकेल कसेंगे, रोजगार पैदा करके समाज को खुशहाल बनाएंगे। अब नज़र डालिए सुप्रीम कोर्ट के आज के उस जजमेंट पर जो पहली बार इस देश में होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अकेली सरकार नहीं करेगी। सर्वोच्च अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए पैनल बनाने का फैसला सुना दिया, कोलिजियम बनाने का फैसला सुना दिया। इस पैनल में कौन कौन होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़ा विपक्षी दल के जो लीडर होंगे वो होंगे इसमें, और तीसरा इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यही पैनल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों का चयन करेगा। यानी कि अब चुनाव आयोग असल मायने में स्वतंत्र होने जा रहा है। इस फैसले के बैकग्राउंड की बात करें तो आपको लेकर चलते हैं 2017 के साल में, जब वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर चुनाव आयुक्त को और अधिक मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य आयुक्तों की नियुक्ति को भी पारदर्शी बनाने की बात स्पष्ट तौर पर कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और आज ये फैसला इतिहास में दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए कानून होना चाहिए। आज़ादी से लेकर अब तक कितने साल बीत गए, ना ही कांग्रेस ने, ना ही जनता सरकार ने, ना ही एनडीए ने और ना ही बीजेपी ने संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी संसद में इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। और जब सुप्रीम कोर्ट में दलील चल रही थी तो मोदी सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि जो फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है जिसमें सरकार अपॉइंट कर रही है चुनाव आयुक्त को, ऐसे ही चलने दें, ये बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शिता है। पर उनके इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं और कोलिजियम का गठन कर दिया। जब जब विपक्षी पार्टियों की चुनावी हार होती है तो इल्जाम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आमतौर पर लगाया जाता है। चुनावी माहौल में जो रैलियां की जाती हैं उसमें जो शब्द ध्रुवीकरण को लेकर नेताओं के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, पैसों का जो प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर आमतौर पर सवाल उठते रहते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और संविधान में इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है हम ये आदेश दे रहे हैं कि मौजूदा जो चलन है कि सरकार ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, इसको हम रद्द कर रहे हैं। आगे जो भी चुनाव आयुक्त बनेगा उसके नाम की सिफारिश एक कमेटी करेगी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और वो एक नाम को फॉरवर्ड करेंगे, उसके ऊपर राष्ट्रपति का ठप्पा बाद में लगेगा। जाहिर तौर पर ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले। अब जो राजनीतिक पार्टियां जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र का जहर घोलकर और पैसों और शराब बांटकर वोट बैंक अपने पक्ष में कर रही थी, अब उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन खूब नकेल कसेगा, क्योंकि न्यायालय की तरह ही जिस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अब चुनाव आयोग भी स्वतंत्र होने वाला है। अब तीनों इलेक्शन कमिश्नर को बराबर का हक मिलेगा। अब तक सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते थे उनको ही इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता था और बाकी जो 2 चुनाव आयुक्त थे उनको सरकार के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ही हटाया जा सकता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, तीनों को बराबर के राइट्स मिलेंगे और तीनों को ही अगर हटाना है तो इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में लाना होगा, जो कि एक जटिल प्रोसेस है। लिहाजा अब बाकी के 2 चुनाव आयुक्त भी स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अब चुनाव आयोग का अपना एक अलग से बजट भी होगा। अब तक क्या होता था कि अगर चुनाव आयोग को पैसा चाहिए तो सरकार की तरफ मुंह ताकना पड़ता था,
लेकिन अब इसके लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से सेक्रेटेरिएट भी होगा, यानी उनका अपना अलग से एक परमानेंट मैन पावर होगा, स्टाफ होगा। चुनाव आयोग में जो कुछ दिनों या महीनों के लिए डेपुटेशन पर दूसरे विभाग से जो स्टाफ आते हैं वह बंद होगा। इनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टाफ अब चुनाव आयोग का होने वाला है। ऐसा करने से अब अनुभवी लोग चुनाव आयोग के पास होंगे, क्योंकि हर चुनाव में वही परमानेंट स्टाफ काम करते रहेंगे, उनको अनुभव होगा। जाहिर है इंडिपेंडेंस में, चुनाव आयोग की इंडिपेंडेंस में उनका काफ़ी अच्छा योगदान होने वाला है। अब तक क्या होता था, कुछ स्टाफ मंगा लिए सरकारी स्कूल से, कुछ बैंकिंग सेक्टर से मंगा लिए, कुछ मंगा लिए एग्रीकल्चर विभाग से मंगा लिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से मंगा लिए। ऐसे डेपुटेशन पर मैन पावर को मंगाकर उनसे काम चुनाव आयोग चला रहा था। पर अब आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उनके इंडिपेंडेंट स्टाफ होंगे और वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने वाले हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि चुनाव आयोग के पास रूल मेकिंग पावर होगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आजकल आपको पता होगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर जो समाज में जहर फैलाया जा रहा है, अपराधियों को टिकट दी जा रही है, रेपिस्ट और दंगाई आजकल MP MLA बन रहे हैं, और जो जितना ज़्यादा जहर फैलाता है वो ही एक पब्लिक नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पर अब इसके ऊपर सरासर नकेल कसने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग आप खुद ही अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, और जब भी उन रूल रेगुलेशन को, उस नैतिकता को कोई तोड़े तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का, उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान करने का राजनीतिक रूप से ये आपके पास होगा। यानी कि अब जो धार्मिक उन्माद पैदा करके, ध्रुवीकरण करके और गलत तरीक़ों से जो राजनीति चलती थी, उसके ऊपर शिकंजा सीधे तौर पर कसने वाला है। और जो लोग अब तक ये कहते थे कि हम शिकायत कर करके थक गए हैं, चुनाव आयोग कुछ करता नहीं है, तो उनके लिए भी ये सेटिस्फैक्ट्री खबर है, क्योंकि अब चुनाव आयोग जब इंडिपेंडेंट हो ही गया है तो इंडिपेंडेंट काम करेगा भी, और इंडिपेंडेंट तरीके से दूर बैठा एक ऑब्जर्वर की तरह देखेगा भी कि कैसे कैसे नए नए तरीके निकाल कर विकास की परिधि से दूर भागकर एक वर्चुअल पर्सपेक्ट तैयार करके लोगों को लुभाया जा रहा है और उनकी वोट बटोरी जा रही है, जिनकी असल हकीकत है नहीं। तो ऐसे मुद्दों को चुनाव आयोग पकड़ेगा और उसके यकीन मानिए रिजल्ट कुछ ऐसे होंगे कि जो गलत तरीके से राजनीति करते आ रहे हैं उनको नैतिकता की तरफ आना पड़ेगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों में कहा कि 7 दशक निकल गए पर संविधान निर्माताओं ने जो संसद पर विश्वास किया था वो संसद उस पर खरी नहीं उतरी है, और संवैधानिक प्रावधान होने पर भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर कानून नहीं बनाया। ये 7 दशकों में इस देश की संसद का फेल्योर है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने छोड़ दिए संसद के ऊपर कि आप इनको अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिएगा बाद में, पर उनको इम्प्लीमेंट किया गया अपने तरीके से और अपने फ़ायदे के लिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग दिखने में ही नहीं, असल में निष्पक्ष होना चाहिए। कोई भी प्रक्रिया जो इस न्यायालय के समक्ष चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना चाहने के लिए आएगी, उस पर अवश्य ही हम विचार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय साथियों, यकीन मानिए कि जो विष फैलाकर और गलत तरीके से राजनीति हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां करती आ रही थी, उनके ऊपर एक नकेल कसेगी और एक बहुत ही स्वस्थ तरीके से, स्वस्थ लोकतंत्र को एक एग्जाम्पल मानकर इस देश में चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं। क्योंकि स्वतंत्रता किसी विभाग के पास आ गई तो वो बिना भय के निर्णय ले सकेगा, बिना भय के कार्रवाई कर सकेगा। अगर स्वतंत्र नहीं होते हैं तो हर लोगों को भय लगता है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हो, कि कहीं मैंने सरकार के अगेंस्ट कुछ निर्णय लिया और मुझे हटा दिया गया तो मेरा क्या होगा। उनके अंदर जो एक डर बना होता है वो डर अब सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है। विपक्ष ने तो मैं कहूँगा आपको एक और आवाज़ इसके साथ ही उठा दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट हो गया है, ऐसे ही ईडी को भी इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए, और ऐसे ही कॉलेजियम से ईडी के जो मुखिया हैं उनका चुनाव होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आंकड़े पेश किए कि लगभग जितनी भी रेड मोदी सरकार आने के बाद ईडी ने डाली हैं और विपक्ष के नेताओं को फंसाया गया है, इनकी संख्या 95% है जो सिर्फ सत्ता के विरोधी दलों के ऊपर लगाई गई है।
और कन्विक्शन रेट इतना कम है जिससे ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक बदले के लिए ये काम किया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस हो, चाहे विपक्ष की सरकार को गिराना हो, उनके एमपी एमएलए को तोड़कर भाजपा में शामिल करना हो, ये तमाम जो काम ईडी के सहारे इस देश की सत्ता ने किए हैं, उसके लिए भी विपक्ष ने मांग उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट को एक कोलिजियम बनाना चाहिए और ईडी और इसी से संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए, क्योंकि असल हथकंडे तो यही संस्थाएं हैं जिसके ज़रिए विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है। आवाज़ उठाने वाला जो हक की आवाज़ उठा रहा है उसको दबाया जा रहा है। तो क्या आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए समय काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि कितने डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने एक ही महीने में दे दिए। आपको लगेगा कि सरकार तो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ही चला रहा है। पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए असम से पुलिस आती है, सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है। अडानी मामले पर मीडिया को पाबंदी लगाने की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा लेकर सरकार पूछती है कि ये लीजिए, हम नाम दे रहे हैं, इनसे अडानी मामले की जांच करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, रिजेक्ट कर देता है और अपनी एक कमेटी आज उन्होंने बना दी कि ये कमेटी है और नाम भी बता दिए। उसमें न्यायपालिका के विभाग से भी जस्टिस साहब शामिल हैं और इकोनॉमिक और बैंकिंग सेक्टर के लोग भी शामिल हैं। तो वो उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसको निर्देश दे दिए हैं कि आप काम करना शुरू कर दीजिए और 2 महीने में रिपोर्ट हमको दीजिए। तो ऐसे जो तमाम निर्णय सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही हैं, इनसे तो यही लगता है कि आजकल सरकार से ज़्यादा एक्टिव तो सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि जितने मुद्दे फंसे पड़े थे जिनको लेकर सरकार फाइनल डिसीजन नहीं ले रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके ओपोजिशन में जाते हुए दिख रहे थे, तो उनको एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाधड़ सबको फैसला सुना दिया और लगभग वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं गए। जितने भी कदम अभी लगभग 1 महीने समय हो गया है, जितने भी कदम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो इस देश की जनता में लोकप्रिय हो रहे हैं और असल और स्वस्थ लोकतंत्र को बनाने के लिए एक मुहिम चलाने की दृष्टि से देखे जा सकते हैं। अडानी मामले की जांच होगी और इसमें कई मैंडेट्स भी दिए गए हैं कि निवेशकों का पैसा ऐसे आगे न डूबे, इसके लिए कुछ काम कीजिए। सेबी को भी बोल दिया कि आप अपनी जो जांच कर रहे हैं उसे अपनी तरीके से करते रहिए, हमने जो कमेटी बनाई है वो भी जांच करेगी और निवेशकों के साथ जो हुआ है वो आगे ना हो, इस पर काम कीजिए। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसका शॉर्ट सेलिंग का जो प्रोसेस बताया गया है उसके तहत उनके ऊपर भी अगर वो झूठे निकलते हैं तो एक्शन कैसे हो सकता है, ये तमाम चीज़ें एक मैंडेट बनाकर पूरा कमेटी को दे दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये बड़े 2 निर्णय आज थे जो पहले की लिस्ट में ऐड हो गए हैं और हमारे देश का जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है उसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 4 चांद लगा दिए। तो न्यायपालिका के इस कप्तान जो DY चंद्रचूड़ साहब आ गए हैं, उनके आने के बाद जो न्यायपालिका में जो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बाद नीचे की सारी अदालतें एकदम से अपनी असल पावर दिखाने लगी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनके ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।